व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है यहाँ पर। बोला गया अगर सूरज की तरह जलना है तो ही आप लोग रोज उगना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग सूरज की तरह जलना जानते हैं तो ही आप लोग रोज उग पाएंगे और एक तरीके से उन्हें इस संसार में रोशनी फैला पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को तपाने से डरते हैं। ये वही बात होगी अगर किसी ने एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा गांव में, जो हालांकि आज की डेट में तो गैस वगैरह यूज करने लगे हैं, गांव में चूल्हा हुआ करता था तो चिमटा यूज करते थे रोटी को पकड़ने के लिए। तो वो जो चिमटा होता है उसको भी अपना मुंह जलाना पड़ता है रोटी को निकाल के लाने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि आज के डेट में अगर पत्थर को भी आप लोग तोड़कर एक अच्छी सी तस्वीर बनाओगे तो उसको भी एक तरीके से कुरेदना पड़ेगा। जमीन में अगर हल चलाओगे तो ही उसमें से फसल निकल कर आएगी। अपनी बॉडी को एक सही शेप अगर आप लोगों को देनी है तो डेली एक्सरसाइज आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से नेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग किसी भी पल किसी भी जगह आप लोगों को लगता है दिक्कत में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक नया वर्जन आने वाला है, आप लोगों का एक नया एडिशन आने वाला है। तो इस तरीके से समझिए कि आप लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव होने वाली है। तो इस तरीके से अगर सोचकर चलोगे तो जो भी चेंज लाइफ में हो रहे होंगे उनको आप लोग इंजॉय करोगे और आप लोग उनको समझ भी पाओगे। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है वेस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न घाट को एक नाम से पुकारा जाता है, इनमें से किसी एक नाम से। ठीक है, जैसे अपना आप लोग अपनी कंट्री का मैप देखते हैं ना, जैसे अपनी कंट्री का ये मैप हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस वाले घाट के बारे में बात की जा रही है, इसको इस नाम से और पुकारा जाता है। किस नाम से? यहां पर बात की गई है एंडेमिक क्वीन के नाम से, दूसरा बोला गया एंडेमिक क्राउन के नाम से, तीसरा बोला गया एंडेमिक घाट, या चौथा बोला गया यहां पर एंडेमिक होम। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी सही बताएगा। अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्ट आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अच्छे से सुनिएगा लेक्चर को। आज का लेक्चर जो है बिल्कुल अपने पैटर्न पर आने वाला है। नॉर्मली अभी मैं आप लोगों से क्विज नहीं पूछ रहा था, मैंने लगा कि थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा कम रखते हैं। तो इसकी वजह से ये था कि बहुत सारे अबे यार सिट कोई नहीं, चलो आप लोग आंख बंद कर लेना। ठीक है, वो जो आप लोगों ने देखा वो नहीं देखा कुछ भी। ओके, वीडियो को आगे चलने देना। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में एक बार रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन क्या है? कंडीशन यहां पर ये कि पूरा आप लोगों को एक प्रॉपर लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर लेक्चर जैसा हमारा हुआ करता था। ठीक है, अब आप लोगों को अपने पैटर्न में आने की कोशिश करनी है। मुझे पता है, देखिए जब एंजॉयमेंट करके आदमी 8-10 दिन के बाद में अपने पैटर्न में आने की कोशिश करता है तो फिर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो आप लोग को पुश करना पड़ता है इस टाइम पर। अगर पुश कर रहे हो तो अपने आप को रोकना नहीं है, पुश करना है, क्योंकि एक नेचर है। ठीक है, शरीर का नेचर है ये। आप लोगों को अगर कोई अपने पैटर्न में हटता है और फिर से अपने पैटर्न में आता है तो बॉडी को पुश करना ही करना पड़ता है। तो जितने अच्छे से आप लोग उसको पुश कर लोगे उतनी ही अच्छे से जल्दी आप लोग पैटर्न में आ जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो तुरंत ही पैटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट नहीं लगती है। बहुत सारे ऐसे जिनको टाइम लग जाता है। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में लिखते हैं ये आप लोग देखिए। प्यारा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले यहां पर देखेंगे क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है समझेंगे। तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। JWG ये क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। ये रिसेंटली अभी यहां पर एक इंडिया और इजराइल के बीच में अभी यहां पर एक मीटिंग देखने को मिली, उसमें यहां पर निकल कर आया कि आने वाले 10 साल में इंडिया और इजराइल के रिलेशन कैसे होने चाहिए, उसके बारे में यहां पर ये बात करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिप्री बोलते हैं, SIPRI। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, डिफेंस के फील्ड में काफी इंपोर्टेंट रहती है। तो इसके द्वारा रिसेंटली अभी बताया गया कि कौन सी कंट्री यहां पर इजराइल जो है वो यहां पर थर्ड लार्जेस्ट हमारी कंट्री को सप्लाई करने वाला है वेपन, अगर बात करें रसिया और यूएसए के बाद में। तो काफी इंपोर्टेंट है। एनसीआरबी के द्वारा रिलीज की गई यहां पर एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट। तो ये एनसीआरबी क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाला राज्य कौन सा है, ये वाली जो रिपोर्ट है पढ़कर भी मेरा मतलब एक तरीके से दिमाग घूमा थोड़ा। मैंने कहा यार देखो आजकल में हम लोग चिल्ला रहे हैं कोरोना की वजह से डेथ हो रही है, इसकी वजह से ही हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं सुसाइड की वजह से कितनी डेथ हो रही है देश के अंदर। तो समझेंगे और किन किन एरिया में क्या क्या दिक्कत है। और स्टूडेंट भी काफी बड़ा पोर्शन है आज के डेट में इस पर्टिकुलर एरिया का, तो जानेंगे कई सारी बातें। अगर बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, तो ये काफी इंपोर्टेंट एक्ट है। अब इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, MGNREGA। ठीक है, आप लोगों को बताना है पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था जब इसको 2009 में स्टार्ट किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। यहां से आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मिलेगा जानकर। आप लोग बोलोगे कि ऐसा मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सब जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब बताइए वो एरिया कौन से हो सकते हैं, देखता हूं कौन गैस कर सकता है। ठीक है, तो गैस करिए अच्छे से। आप लोगों को जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे और एक मैं बेस्ट क्वेश्चन वीडियो के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लेक्चर के साथ में अच्छे से कनेक्ट रहना।
काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले इसी आर्टिकल के साथ में मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेसिकली डिस्कशन को, जो कि यहां पर बात कर रहा है हेल्थ के बारे में। तो जीएस पेपर 2 में भी आप लोग यहां पर इसको काउंट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर रिपोर्ट वगैरह जो पूछी जाती है उसके बारे में भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है हेल्थ के बारे में, और एक आप लोग को देखने को मिलेगा एक और आर्टिकल है काफी इंपोर्टेंट जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पर एनसीआरबी वाला। तो इन दोनों आर्टिकल को स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा हेल्थ के बारे में, और इंडियन सोसाइटी में क्या क्या दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहले एनसीआरबी वाला देखते हैं। इसको बोलते हैं एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एक क्वेश्चन तो आप लोगों के हिस्से बन जाएगा डायरेक्ट, वो पूछ लेंगे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, यानी कि हमारे देश में एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है, लोगों की जान जाती है, और जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो एनसीआरबी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है यहाँ पर ये जो ये काम करती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर जानने को मिलेगी आप लोगों को, कि आज की डेट में हमारे देश में पहले जो कैटेगरी थी वो डिफरेंट थी, पर आपकी कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। तो यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा कि अब कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर। ये तो कैटेगरी अब 9 हो गई है, पहले कम कैटेगरी हुआ करती थी, ठीक है। यानी कि यहां पर भी इंटरेस्ट दिखाया एनसीआरबी ने, और उसको भी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अब अलग अलग कैटेगरी में। तो ये एक बड़ी बात है, यहां पर नॉर्मल कैटेगरी से हटकर अब इनके द्वारा चीजें प्रस्तुत की जा रही है। यहां पर अब बोला जा रहा है डेली जो वेज वर्कर हैं, ठीक है, हाउस वाइफ जो हैं, इसी के साथ में जो फार्म सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर प्रोफेशनल और जो सैलरी पर्सन है, ठीक है, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है, रिटायर्ड पर्सन है, और भी कई सारी ऐसी कैटेगरी इनके द्वारा बेसिकली तैयार कर दी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया यार, इसके पीछे रीजन होता है। अब एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, घर में बहुत सारी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, या एक तरीके से काफी लंबे समय हो गया पढ़ते पढ़ते, तो उस टाइम पर वो इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है, कई बार। तो जब डिप्रेशन का शिकार होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो थाम लेते हैं अपने आप को, पर मैक्सिमम लोग कई बार अपने आप को नहीं थाम पाते हैं, तो वो फिर यहां पर ये कदम उठाते हैं। हालांकि ये सबसे घटिया कदम है, किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सिचुएशन को बेकार करने वाला होता है, पर लेकिन इंसान को उस टाइम पर ये लगता है कि ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, तो ये तरीका नॉर्मली लोग जो है वो अख्तियार करते हैं। तो उसी के चलते आप लोग कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन निकलकर सामने आती है, तो यहां पर लोग ऐसे स्टेप उठाते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट वाला काफी बड़ा सेक्शन है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। प्रोफेशनल और सैलरी वर्कर बात करें, डेली वेज अर्नर, रिटायर्ड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इस कैटेगरी में निकल कर आते हैं। एक तो अनएम्प्लॉयड पर्सन हुआ है कि किसी को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, मतलब जॉब कर ली, जॉब छूट गई, या फिर लंबे समय से जॉब कर रहा था, अब जॉब नहीं कर पा रहा है, कोई और रीजन बन गया, ठीक है। एक है कि स्टूडेंट है, वो लंबे समय से पढ़े जा रहा है, ठीक है, स्टडी एक तरीके से अच्छे लेवल की कर चुका है, पीएचडी भी इंसान कर चुका है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। तो कई सारे ऐसी चीजें आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलती है। तो इस ये कैटेगरी काफी हाई लेवल पर आप लोगों को नजर आएगी। अगर बात करें डेली वेज जो वर्कर, जो डेली वेजर हैं, यानी कि जो डेली अपना कमाते हैं, डेली खाते हैं, रेडी लगाते हैं, ठेली लगाते हैं, वो वाले जो लोग हैं उनको ओनली इंक्लूड किया गया था 2014 में, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड की कैटेगरी में। अगर बात करें यहाँ पर सारे राज्यों को अगर आप लोग इंक्लूड करके देखोगे, तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कंडीशन खराब है आज के डेट में। और आप लोग बोलोगे महाराष्ट्र में कंडीशन क्यों खराब है? देखिए, महाराष्ट्र में जब आप लोग जाओगे तो कंडीशन इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पर किसान जो है काफी लार्ज स्केल पर सुसाइड करते हैं। ऊपर गुजरात टच करता है, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना, इधर हो गया यहाँ पर बेसिकली कर्नाटका, और यहाँ पर हो गया गोवा। तो टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र को 6 राज्य टच करते हैं। तो 6 राज्य के बीच में काफी बड़ा राज्य रखने, ये एरिया रखने वाला राज्य है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है जो टॉप 3 राज्य कौन से जिनका सबसे बड़ा एरिया है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर महाराष्ट्र भी काफी बड़ा एरिया अपने पास में रखता है। तो यहाँ पर बात करें तो 4006 सुसाइड देखने को मिली इन फार्म सेक्टर, यानी कि जो फार्म सेक्टर के खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं या फिर जो वर्कर हैं, तो उनका देखने को मिला 15% इंक्रीमेंट यहां पर निकल कर आया। तो ये काफी बुरी कंडीशन है। फिर यहां पर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। और अभी कोविड-19 ने इस एरिया में और ज्यादा बुरी कंडीशन कर दी। देखिए, ये वाला डेटा मैं देखकर बेसिकली चौंक गया। आजकल में सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या अगर इंडिया में बात करें तो 10% ये इंक्रीज हुई 2019 से, और अभी रिसेंटली 2020 में 1,53,052 लोगों के द्वारा 1,53,052 लोगों के द्वारा सुसाइड किया गया जो 2020 के अंदर में। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं लोग जो हैं वो कितनी बुरी कंडीशन में है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ट्राई करते हैं। आधे तो ऐसे होते हैं
जिसमें से बेसिकली एक ऐसे भी तो होगा ना बहुत सारे जिन्होंने ट्राई किया और बच गए, और जो बचते नहीं है उनका नंबर है, वरना बहुत सारों ने ट्राई भी किया होगा, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो डेली वेज अर्नर है, अगर उसके बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर उनकी संख्या डबल हो गई है। उसका रीजन क्या था, 2020 में कोई एक भी टिकन्नी नहीं कमा पाया, अपने घर से ही नहीं निकल पाया, तो घर में रोजी रोटी नहीं थी, घर में भूखे बच्चे थे, तो उनकी कंडीशन कैसे रही, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में हाउस वाइफ की कंडीशन काफी खराब देखने को मिली यहाँ पर। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो अपने आप खुद से कोई अपना व्यापार चला रहा है, फार्मर कल्टीवेटर जो है उनका, और रिटायर्ड पर्सन भी यहां पर काफी बड़ी कैटेगरी में निकलकर सामने आए। हालांकि अगर बात करें जो प्रोफेशनल है, सैलरीड पर्सन है, उनमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला सुसाइड में। रीजन क्या है, क्योंकि उनकी सैलरी डिक्रीज होती हुई नजर आई, ठीक है। पहले देखिए इंसान ना आज के में पता है क्या होता है, मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है, ठीक है, कल को चलकर वो 60,000 रुपए होगी, परसों को चलकर वो 70,000 रुपए होगी, तो इंसान क्या करता है, अपनी सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाने स्टार्ट कर देता है, और जब सैलरी डाउन हो जाती है तो वो खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो कई सारे लोग तो इस डिप्रेशन में भी शिकार हो जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके इस तरीके के भी मेल कई बार आते हैं, ठीक है, कि यार इसको कैसे टैकल किया जाए समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे भी हैं जो आज के दिन में जॉब कर रहे हैं और वो एक तरीके से डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे कई सारे मेल देखने को मिल जाते हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे तो मुझे लगता है कि 99% लोग हैं, कोई 1% लोग ऐसे होंगे जो आज के दिन में देश के अंदर जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, तो ये कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, और इसकी वजह से प्रोफेशनल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सैलरी बढ़ गई, अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा ली उस हिसाब से, पर लेकिन सैलरी कट हो गई कोविड-19 के चलते, तो दिक्कत होगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन तो बेचारे, उनकी तो कोई बात ही क्या करे, बस उनको तो हर तरीके से दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, तो सुसाइड के पास उनके लिए हजारों रीजन बन जाते हैं, ठीक है। डेथ के बारे में अगर बात करें, यहां पर बेसिकली अगर बात करें जो डेथ हुई थी यहां पर एक्सीडेंट की वजह से, वो थोड़ी कम हुई है 2019 के कंपेयर में, क्योंकि आप लोगों को पता है लोग घरों में रहे तो डेथ का कोई मतलब ही नहीं रहता, सड़कों पर निकलेंगे तो ही एक्सीडेंटल डेथ होगी, तो ये यहां पर कम हुई है। स्टूडेंट का जो शेयर है टोटल सुसाइड में, वो काफी अच्छे लेवल पर बढ़ा है यहां पर, यानी कि उन्हें काफी तगड़े लेवल से बढ़ा है यहां पर अगर बात करें, और हाईएस्ट लेवल था यहां पर सिंस अगर 1995 से आप लोग इंक्लूड करके चले, तो ये काफी बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और यहां पर कोज क्या था, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और एक तरीके से जो बेरोजगारी, ये सबसे बड़े रीजन है। लिखने के लिए आ जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। इलनेस, फैमिली प्रॉब्लम, यानी कि ये भी काफी बड़े रीजन में आते हैं। और स्टूडेंट जो है वहां पर काफी हाई रजिस्टर देखने को मिली डेथ बाय सुसाइड, तो ये मैंने आप लोगों को भी बताया है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। अब जिसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, इसको बोलते हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1986 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। इसको बनाने के लिए दो ऐसी जो टास्क फोर्स और जो यहां पर एक कमीशन था, रिकमेंडेशन दिया गया था, नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया यार ऐसा कुछ होना चाहिए, और एमएचए के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो टास्क फोर्स थी उसके द्वारा 1985 में ये यहां पर इसके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ बनाओ। रीजन क्या था, जब हमारे पास में डेटा होगा किसने सुसाइड की है, कहां पर एक्सीडेंट की डेथ हुई है, कहां पर क्राइम बढ़े, तो हम लोग उनको टैकल कर पाएंगे। हमारे पास में डेटा रहेगा तो उसी हिसाब से हम लोग एक्शन ले पाएंगे, प्लान बना पाएंगे, तो इसलिए इनके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया। एनसीआरबी जो है यहां पर एक एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव डेटा लाती है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वो भी एनसीआरबी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है 1953 से, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इसके चलते याद रखिएगा। और रिसेंटली अभी सेकंड जो यहां पर क्राइम एंड जो क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम जो है CCTNS जिसको आप लोग बोलते हैं, हैकाथॉन और साइबर चैलेंज 2021 एनसीआरबी के द्वारा दिल्ली में कंडक्ट कराया गया। बेसिकली इसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि कैसे आप लोगों को अवेयरनेस फैलानी है और चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो यहां पर पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आइए बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर बेसिकली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की डेट में निमोनिया जो है वो काफी एक खतरनाक बीमारी के तौर पर निकल कर आती है, और खासकर जब बच्चों के लेवल पर आप लोग बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में अभी एक दवाई भी यहाँ पर इसको लेकर बेसिकली बनाई गई। उसी के चलते यहाँ पर हमारा एम ये है कि जो 5 साल के नीचे के खासकर बच्चे हैं उनको निमोनिया की वजह से काफी डेथ उनकी नजर आती है, तो उसके चलते यहाँ पर अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है उसको कम करने की बात की जा रही है, निमोनिया की वजह से जो यहाँ पर डेथ होती है, तो उसी के चलते यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको न्यूमोकोकल, तो बेसिकली न्यूमोकोकल 13 जो यहाँ पर वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसको PCV बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा अभी इसको लॉन्च किया गया ताकि हम लोग इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में यही एक ऐसा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिनके बारे में बात करूंगा, लिखने के लिए भी आ जाए तो हल्का सा आइडिया रखेगा। बात करें यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था
पार्ट ऐसे आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर, ताकि हमारी कंट्री में जो कि पीसीवी है उसके ढंग से हम लोग यूनिवर्सल यूज कर सकें और ढंग से बच्चों को चीजें प्रोवाइड करा सकें। अगर बात करें यहां पर तो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि न्यूमोकोकल जो यहां पर कंजुगेट जो वैक्सीन है यहां पर ये 13 डिफरेंट जो स्ट्रेन होते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो इसके चलते कहने का मतलब ये कि बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है और खासकर एक तरीके से प्रिवेंट करेगा इस तरीके की कोई बीमारी अगर देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक तरीके से ये बात करें इसके बारे में तो कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट कंपोनेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। जो न्यूमोकोकल जो डिजीज है यहां पर ये इसका जो बेसिकली एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा ये एक बैक्टीरियल इंफेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है इसको बोलते हैं बेसिकली यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो यहां पर निमोनिया इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। बैक्टीरिया जो होता है वो हालांकि कई तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इलनेस होती है इंक्लूडिंग निमोनिया, इन्फेक्शन लंग में आप लोगों को देखने को मिल सकता है और कॉमन कॉज नॉर्मली निमोनिया आप लोग बोल देते हैं। तो यहां पर जो अंडर 2 एज के जो चिल्ड्रन है जो लोग हैं या कई सारी कंडीशन ऐसी भी है कि ये एडल्ट जो है लगभग 65 साल के जो लोग हैं या फिर बुजुर्ग हैं जो सिगरेट वगैरह स्मोक वगैरह करते हैं तो उनको भी काफी ज्यादा हाई रिस्क देखने को मिलता है। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हमारी कंट्री में लगभग 16% जो डेथ है अमंग चिल्ड्रन वो निमोनिया से होती है, यानी कि 16% जो बच्चों की जान जाती है हमारे देश के अंदर में वो निमोनिया से जाती है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये एक तरीके का ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली अगर बात करें जैसे ऐसी कि एक तरीके से स्प्रेड हो सकती है यहाँ पर कोजिंग बेसिकली अगर आप लोग कफ है आप लोगों को, ठीक है, या फिर स्नीज यानी कि छींकें आप लोगों को आ रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती हुई नजर आएगी। और इसी के तरीके से यहाँ पर ये बीमारी काफी फ्रीक्वेंटली फैलती है तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इसी के चलते हम लोग इसको यहाँ पर बेसिकली जो कोई इस तरीके से कंडीशन को सुधारने के लिए तो हम लोग इसको सुधारने के लिए इसके ऊपर ये दवाई अभी प्रस्तुत की गई है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि क्या हमारी कंट्री में कोई और प्रोग्राम नहीं है? भाई साहब बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसको यूआईपी आप लोग बोलते हैं। ये यूआईपी जो प्रोग्राम है इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इसको ईपीआई बोलते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था। 1985 में ये प्रोग्राम जो था इसको मॉडिफाइड किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। पहले यहां पर बेसिकली ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था फिर इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जल्दी से जल्दी लोगों को कवर किया जाए, उनको इम्यून किया जाए। इनके इम्यून क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम होती है आप लोगों की बॉडी की जो किसी बीमारी के साथ में लड़ने में हेल्प करती है। देखिए जब तक आप लोगों की बॉडी बीमार नहीं पड़ेगी इसका मतलब ये कि आप लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो लड़ रहा है बीमारी के साथ में। पर लेकिन जैसे ही बॉडी बीमार पड़ गई तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम ने हथियार डाल दिए बॉडी के बीमारी के सामने। अब आप लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो मेडिसिन इसीलिए दी जाती है ताकि फिर से आप लोगों का इम्यून सिस्टम उठ खड़ा हो और फिर से बीमारी के साथ में लड़ने लगे और फिर से आप लोगों की बॉडी को रिकवर करने लगे। तो ये प्रोसीजर होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम ही सारा काम करता है। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि अच्छे से आप लोग को डाइट लेनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छे से पानी पीना है, यानी कि वाटर इनटेक आप लोग का अच्छा होना चाहिए और एक्सरसाइज लेवल भी आप लोग काफी अच्छा होना चाहिए। तो इससे आप लोग की बॉडी का एक इम्यून सिस्टम हमेशा बना रहेगा। इंप्रूव एक तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने को मिलती है। स्टैब्लिश किया गया यहाँ पर कोल्ड चेन सिस्टम जिससे हेल्थ फैसिलिटी लेवल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक लेवल में डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ में सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन जो प्रोडक्शन में वो भी जरूरी है क्योंकि दवाई अगर होगी ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर इसके द्वारा रखे गए जो कि काफी इंपोर्टेंट थे। आगे अगर बात करें, हमने अभी बात करा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तो पहले इसमें कई सारी डिजीज थी स्टार्टिंग में इंक्लूड की गई थी, फिर आगे चलकर इनको बढ़ा भी दिया गया। स्टार्टिंग में 6-7 के करीब डिजीज थी कि हाँ हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, फिर बढ़ानी स्टार्ट कर दी ताकि जो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया। तो 12 वैक्सीन प्रिवेंशन जो डिजीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जो प्रिवेंटेबल है, यानी कि वैक्सीन। देखिए वैक्सीनेशन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है? वैक्सीन आप लोगों को पहले दी जाती है ताकि बीमारी न लगे, पर मेडिसिन आप लोगों को बाद में दी जाती है। अगर बीमारी लग चुकी है तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को मेडिसिन दी जाती है। तो वैक्सीन जो करती है वो प्रिवेंशन का काम करती है और मेडिसिन करती है वो क्योर का काम करती है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर तो बोला जा रहा है कि पर 1% 2009 से लेकर 2013 तक ये रेगुलर बढ़ता रहा। और अगर बात करें नेशनली अगर 10 डिजीज के बारे में बात करें जैसे कि डिप्थेरिया हो गया, ठीक है, पेट्यूशस हो गया, टेटेनस हो गया, पोलियो हो गया, मिजल्स हो गया, रूबेला हो गया, इसी के साथ में सीवियर जो फॉर्म द चाइल्डहुड जो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, रोटावायरस डायरा जिस तरीके से, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हेमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये कैटेगरी का हो गया। आगे चलकर अगर बात करें इसमें 2 और ऐड कर दी, जैसे कि यहां पर बात करें तो न्यूमोकोकल निमोनिया हो गया, इसी के साथ में जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, तो इनको भी ऐड किया गया यहां पर आगे चलकर, ठीक है। तो इनको भी बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और मिशन
इंद्रधनुष के अंदर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया 2015 से लेकर अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोगों ने फुल्ली इम्यूनाइजेशन कर लिया, कवर कर लिया 90% के करीब, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन आप लोग बोल सकते हैं। अगर इम्यूनाइजेशन अगर हो जाता है तो फिर एक तरीके से प्रिवेंशन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी कोविड-19 के टीके लगाए तो वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है आप लोगों का, ठीक है। ये अगर बीमार कोई हो गया, उसका इलाज चल रहा है तो वो मेडिकेशन चल रहा है उसका एक तरीके से, तो इस तरीके से समझिएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है यहाँ पर, ये थर्ड स्कीम यहां पर निकल कर आई, ये कवर करती है यहां पर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को भी, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर ध्यान देकर चलती है। तो काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इसका रूटीनली यहां पर बेसिकली कोविड-19 के चलते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने पूरा एक मिशन, पूरा एक प्रोग्राम बता दिया, अभी क्या लॉन्च किया गया, क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या क्या यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव थे और क्या है यहां पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और कब इसको स्टार्ट किया गया था और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये जो यहां पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन कौन सी डिजीज थी, अब कौन कौन सी कवर कर रहे हैं, तो चारों तरफ से चहुमुखी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये था बेसिकली यहां पर ये प्रोग्राम। अब जो नेक्स्ट न्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। नॉर्मली अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था इंडिया, रसिया और जो यूएसए को एक तिड़मबाजी है रिलेशन को लेकर डिफेंस के फील्ड में। उसी में एक नया एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा अब इजराइल। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले हमारी कंट्री में टॉप 3 सप्लायर कौन है डिफेंस के, तो सबसे टॉप पर है रसिया, दूसरे नंबर पर है यूएसए और तीसरे नंबर पर है इजराइल। सबसे टॉप पर रसिया कौन है? रसिया इसलिए क्योंकि रसिया जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, जो कोई देश नहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यूएसए जो होता है वो हमें नॉर्मल वेपन देता है, जैसे हवाई जहाज वगैरह हो गया वो सब चीजें, पर मिसाइल वगैरह ये सारी चीजें हमको रसिया देता है। तो इसलिए रसिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसी के चलते बात करें रिसेंटली 15th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जब आप लोगों को देखने को मिला बायलैटरल डिफेंस कॉन्फ्रेंस का इंडिया और इजराइल के बीच में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। तो इसमें 15वां जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पर देखने को मिला, ये इंडिया और इजराइल ने ये डिसाइड किया कि यार चीजों को आगे लेकर चलना है, आगे 10 साल का प्लान इनके द्वारा बनाया गया। देखिए मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जिंदगी में अगर आप लोगों को पता है कि आने वाले 1 साल में आप लोग क्या करने वाले हैं, आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं, आने वाले 10 साल में क्या करने वाले हैं, तो आप लोग कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। हमेशा इंसान टाइम को वेस्ट तब करेगा जब उसके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं होगी। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो वो रैंडम वे में चलता रहेगा, तो तब दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमेशा अपने माइंड में कोई ना कोई प्लानिंग रखिए ताकि चीजें आप लोग सही लेवल पर लेकर चल सको, ओके। बात करें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के बारे में, तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है यहाँ पर डिफेंस एक मिनिस्ट्रियल यहाँ पर एक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि दोनों कंट्री की साइड से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर रही है क्या क्या चीजें किनको लेकर चला जा सकता है और कैसे बायलैटरल डिफेंस को एक तरीके से कोऑपरेशन कर सकते हैं। बायलैटरल क्या होता है? जब 2 कंट्री मिलकर काम करती है। ट्राइलेटरल क्या होता है? जब 3 कंट्री मिलकर काम करती है। मल्टीलेटरल क्या होता है? जब 3 से ज्यादा कंट्री अगर आ गई तो उसको मल्टीलेटरल आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। अगर इजराइल को आप लोग देखना चाहते हैं, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, लोकेशन भी एक खतरनाक है क्योंकि आसपास में जो एरिया है उनमें आपस में झड़प रहती है। इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा आप लोगों ने सुना ही होगा। पैलेस्तीन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं बेसिकली गाजा स्ट्रिप और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट बैंक। बाकी सारा पोर्शन यहां पर इजराइल का है। यहीं पर एक आप लोग यहां पर डेड सी भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेड सी जो है बेसिकली इजराइल, पैलेस्तीन और जॉर्डन के बीच में आप लोगों को नजर आएगा। ये ऐसा सी है अगर आप लोग लेट जाओगे इसके ऊपर तो आप लोग डूबोगे नहीं, ठीक है। इतनी ज्यादा यहां पर इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली डेंसिटी नमक की यानी कि सोल्ट की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी लोकेशन अगर मैप में आए तो याद रखना अपनी कंट्री के कंपेयर में जरूर देखा करो। ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां से अगर यहां पर आप लोग जाओगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि इजराइल की है। तो इजराइल की लोकेशन आप लोग को याद रखना। करेंसी इसकी न्यू सेकल इसकी करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये इजराइल का फ्लैग हो गया। अभी इजराइल हमारे लिए कितना बेहतरीन पार्टनर क्यों है, हम लोग हमेशा आज की डेट में इजराइल को सपोर्ट करते हुए क्यों नजर आते हैं, या फिर जहां पर यूएन में इजराइल के खिलाफ कोई वोट डाली जाती है तो हम लोग वहां से एब्सटेन क्यों हो जाते हैं। एब्सटेन का मतलब हम लोग वोट डालने ही नहीं जाते अगर इजराइल की बात आती है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? जनता जवाब मांग रही है, बताओ क्यों 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 तो वो वाली बात होगी। तो इसका जवाब आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वाले डिस्कशन में। अभी यहां पर यह बेसिकली हमारी कंट्री और इजराइल जो है काफी अच्छे पार्टनर है डिफेंस इंडस्ट्री में। और इजराइल हमेशा अगर हमारी कंट्री पर कोई भी दिक्कत आती है तो हमेशा धड़ल्ले से ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। उन्हें तो पक्का यार, तो इजराइल वो पक्का यार आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बायलैटरल जो रिसोर्सेज है, इफेक्टिव जो फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो शेयरिंग इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी है, इसमें भी काफी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में हमारी जो वर्किंग तरीके हैं, जो आज के डेट में बात करें तो वो डिफरेंट डायमेंशन हो गए। ऐसा नहीं है कि बस डिफेंस के मामले में हम लोग बात करें।
इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि इजराइल हमेशा हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई यहां पर, तभी इजराइल ने हमको फुल सपोर्ट दिया। यहां पर पेट्रोलिंग और सर्विलेंस के फील्ड में इजराइल से जो हम लोगों ने इंपोर्ट की गई थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने यूज की यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें मेक इन इंडिया के तहत, इजराइल हमारे मेक इन इंडिया को तो सपोर्ट कर ही कर रहा है, मेक विद इंडिया डिफेंस, ठीक है। तो हमारी कंट्री में डिफेंस के थ्रू भी यहां पर ये पार्ट कर रहे हैं, इनके हमारी कंट्री में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है इजराइल कि कोई और कंट्री उसको बेचने से पहले सोचता है। तो एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर में हम लोग काम करते हैं। ट्रस्टेड सप्लायर है काफी बड़ा, नो क्वेश्चन आस्क सप्लाई, ठीक है, यानी कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा और आप लोग तुरंत यहां पर इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्रेडिबिलिटी जो है यहां पर रीइंफोर्स की जा रही है कारगिल वॉर के टाइम पर, अगर 1999 के हिसाब से आप लोग बात करें, ठीक है, यानी कि आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा यहां पर निकल कर आता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहां पर बनता है, ठीक है। तो यानी कि हमारी कंट्री को हमेशा ये एक सही तरीके से सप्लाई करने वाला मटेरियल और सही तरीके से हमेशा हमारे साथ में खड़ा हुआ कंट्री अगर कोई है तो वो इजराइल आप लोगों को नजर आएगा। और किसी से नहीं डरता है, जो भी स्टेप उठाता है बेधड़ल्ले से स्टेप उठाता है कि हाँ मुझे इसके साथ में रहना है तो रहना है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत कम ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर होते हैं कि जब आप लोगों का बुरा टाइम हो आप लोगों के साथ में आकर खड़े हो जाएं, वरना 99% लोग जो होते हैं वो अपना कन्नी काट लेते हैं जब भी आप लोग दिक्कत में होते हैं। पर लेकिन इजराइल वो पक्का दोस्त है जो आप लोग खड़ा मिलेगा हमेशा साथ में। जब चाइना और इंडिया का जो लड़ाई हुआ था 1962 में, 1962 में, उस टाइम पर इसके द्वारा M58 160 mm मोर्टार एम्यूनिशन हमको दिया गया इजराइल के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिला। बेसिकली इस तरीके का कुछ हथियार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पर भी इसके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। पाकिस्तान के टाइम पर भी इसके द्वारा अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। इसी के साथ में यहां पर जो पोखरण में हमारी कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था 1998 में, इजराइल उनमें से एक कंट्री में से एक था जिसने इसको कंडेम नहीं किया, यानी कि इजराइल ने उस टाइम पर चुप्पी साधी, क्योंकि हमारी कंट्री की एक तरीके से इमेज को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी। आर्म्स के ट्रेड के बारे में अगर बात करें, यहां पर जब यहां पर बात करें, इजराइल जो है वो कंटिन्यू आफ्टर सैंक्शन के बाद भी यहां पर कंटिन्यू न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में इजराइल हमारे साथ में डट रहा, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब यहां पर क्या इंडिया का ही फायदा है? नहीं भाई साहब, इजराइल का भी फायदा है। आज के डेट में अगर इजराइल के बारे में बात करें तो हम हो गए एक तरीके से कस्टमर और इजराइल हो गया बेचने वाला, ठीक है, विक्रेता, एक तरीके से वो हो गया एक तरीके से ट्रेडर, हम हो गए कस्टमर। पर लेकिन ट्रेडर कस्टमर तो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इवन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक इंसान किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीजें, देखिए जैसे किसान हो गया, वो खेतों में अपना सामान उगाता है तो खुद खाता है, तो वो एक तरीके से मार्केट में उसको ले जाकर बेचता है, तो इस तरीके से एक कनेक्शन बन जाता है। पर लेकिन उसको अगर थोड़ा सा उसमें उसके अंदर थोड़ी सी अगर ह्यूमैनिटी ऐड कर दी जाए कि हाँ उससे भी ऊपर बढ़कर हो गया, तो वो रिलेशन अच्छा माना जाता है। तो यहां पर अगर बात करें आज के डेट में, तो यहां पर भी आप लोग देखते हैं ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की तो बेसिकली डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है और इजराइल का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसका बेसिकली उसका हथियार बेच रहा है, उसका हथियार मार्केट में बेचा जा रहा है, तो उसको भी फायदा देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते इंडिया जो है पहले तो डिफेंस के फील्ड में काफी काम कर रहा था इजराइल के साथ में, पर लेकिन अब ओनली डिफेंस मुद्दा नहीं रहा है। अब स्पेस हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह इंफॉर्मेशन ये हो गया, तो कई सारी चीजें अब आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म कस्टमर है इजराइल का 2017 में, ठीक है, $715 मिलियन का हम लोगों ने व्यापार किया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोलिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है डिफेंस के बारे में हमेशा। तो इसके द्वारा यह भी बताया गया कि रसिया सबसे टॉप पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है, इजराइल यहां पर तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। जैसा इजराइल सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से अगर चलता रहा तो जल्दी ही रिप्लेस कर ये दूसरे नंबर पर भी पहुंच सकते हैं, इस तरीके से अगर चीजें चलती रही। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, बेसिकली आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर रहनी चाहिए, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट था इंडिया और इजराइल के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर ये भी काफी इंपोर्टेंट न्यूज है। यहां पर देखिए आज की डेट में इन्वायरमेंट को लेकर काफी सारी बातें हो रही हैं सामने, ठीक है। तो ये जो न्यूज है उन्हीं में से एक न्यूज है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगी। ये बता रही है कि जितना एफर्ट आप लोग लगा रहे हो ना आज के डेट में, वो एफर्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से यहां पर प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब समझते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनईपी बोलते हैं, उसके द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 2021। तो याद रखिएगा, कोई आप लोगों से पूछ ले एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। चलिए कोई नहीं, ये तो एक रिपोर्ट होगी, मैं आप लोगों को और भी कई सारी रिपोर्ट बताता हूं। एमिशन गैप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इसी के द्वारा पहली, एडेप्शन गैप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इसी के द्वारा दूसरी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक प्रस्तुत की जाती है तीसरी इसी के द्वारा,
इसी के द्वारा यहाँ पर फ्रंटियर चौथी होगी, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट फोर्थ होगी, यहाँ पे फिफ्थ होगी यहाँ पर। तो ये रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और कई सारे कैंपेन भी इसके द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि बीट पोल्यूशन, ठीक है, UN 75 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वाइल्ड फॉर लाइफ, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए ये आप लोग बताइए। एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर ये देखते हैं कि 2030 तक का हम लोग जो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हाँ 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग को रखना है, तो किस तरीके से हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं, कितना गैप हम लोग कर पा रहे हैं, तो उसको एक एनालिसिस यहाँ पर ये करता रहता है। इसको बेसिकली यहाँ पर ये जो इसके बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, 5 जून 1972 में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है, तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत यहाँ पर ये काम करता है और आज की डेट में काफी बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, जब से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी यहाँ पर ग्लासगो में देखने को आप लोगों को मिली, ठीक है। तो तब से ये एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन गया, तो इसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन माइंड में रहेगी तो लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे। अभी यहाँ पर इसके द्वारा काफी खतरनाक बात बोली गई है कि जो टारगेट आप लोग लगा रहे हो ना, इसी टारगेट से अगर चलते रहे, आप लोग बोल रहे हो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कम करना है, तो भाई साहब नहीं हो पाएगा। जिस पैटर्न में आप लोग चल रहे हो उसी पैटर्न में चलते रहे तो 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर आप लोग रुकने वाले हो, क्योंकि करंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑल टाइम हाई है। आज तक इतना कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं देखने को मिला। हर एक इंसान आज के डेट में कार्बन डाइऑक्साइड को काफी लार्ज स्केल में रिलीज कर रहा है अपने ऐश और आराम को एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में हम लोग बात करें, इसके बारे में हम लोग सोचें। अगर इसके बारे में आज नहीं सोचा गया तो आप लोग टारगेट बनाते रह जाओगे, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग उस लेवल पर चीजों का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो इसी के बारे में यहां पर इनके द्वारा बात बताई गई, ठीक है। अगर बात करें एट प्रेजेंट टाइम पर नो एस्टिमेट अवेलेबल है कि ग्लोबल जो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है 2020 में क्या है, यानी हमारे पास में कई सारी चीजों का तो डेटा भी नहीं है, ठीक है। कोविड-19 के चलते थोड़ा फायदा हुआ है, लोग घरों में रहे, कई सारी फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई, तो 5.4 ड्रॉप हुआ है कार्बन जो ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो 2010 से लेकर 2019 तक का ये 1.3% पर ईयर एवरेज बढ़ रहा है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पर हम लोग जाकर बैठेंगे अगर इसी माहौल से हम लोग चलते रहे। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। अगर नहीं काम किया तो हम लोग अपने ही पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आएंगे। अगर अपनी कंट्री के बारे में कोई पूछे क्या हमारे द्वारा बेसिकली इसको घटाने के लिए कोई इनिशिएटिव लिए गए, जी हाँ, भारत स्टेज 4 था, उससे हम लोग सीधे 6 पर जंप मार गए, 5वें को गायब कर दिया। क्यों? इससे ये था कि और अच्छे लेवल के हम लोग इंजन बनाएंगे और अच्छे लेवल का हम लोग ईंधन यूज करेंगे ताकि कम से कम एमिशन हो। उज्ज्वला स्कीम हम लोग यहां पर लेकर आए, उजाला, ठीक है। एलईडी हम लोगों ने बल्ब वगैरह लगाए, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और अच्छे से चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हम लोग लेकर आए, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, हर मुद्दे पर बात करता है। और अभी आप लोगों को पता है एथेनॉल ब्लेंडिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि 20% एथेनॉल बिल्डिंग हम लोग करनी है, ठीक है, 2030 तक का। अभी हम लोगों ने घटाकर उसको 2025 कर दिया है, यानी कि और जल्दी हम लोग एथेनॉल बिल्डिंग कर रहे हैं। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इन्वायरमेंट को नुकसान कम होगा। एथेनॉल जो होता है वो कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है एज कंपेयर टू जो दूसरे ईंधन आप लोग यूज करते हैं। तो उसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा बना हुआ था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग को ध्यान में रखकर चलना है और आगे बढ़ना है। तो इंडिया ने काम किया है, तो हम ऐसे ही नहीं है कि मुंह फाड़कर ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि हम लोगों ने बेसिकली कि हाँ कर लो, ऐसा कुछ कर लो। हम लोग गांधी जी का पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर आपको बोल रहे हैं कि आप भी इंप्लीमेंट करो, ठीक है। इसी के चलते अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि अगर आज की डेट में जो प्लेज, जो ओथ हम लोगों ने यहां पर ली है आने वाले टाइम में कि हम लोग 2030 तक का ये टारगेट अचीव करेंगे, वो टारगेट अचीव करेंगे, वो इनसफिशिएंट है। उससे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर जिस पैटर्न में आप लोग चल रहे हैं उसी पैटर्न में चलते रहे, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे कैसे सिलेक्शन होगा? तो पढ़ने का तरीका अपना चेंज कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करने का तरीका अपना बढ़ाइए। तो यही बात यहां पर बोली गई कि आप लोग जिस तरीके से पैटर्न को लेकर चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहे तो आज की डेट में इनसफिशिएंट रहेंगे अपने टारगेट को अचीव करने में जो आप लोग सोच रहे हैं। G20 कंट्री जो कि कई सारी बोल चुकी है कि हम लोगों ने अभी प्रतिज्ञा ली है कि हम लोग आने वाले टाइम में नेट जीरो एमिशन लेकर आएंगे। तो यहां पर इनके द्वारा यह बोला गया कि बहुत कम कंट्री ऐसी हैं, ओनली 20 में से 10 कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा डिसाइड किया गया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, यानी कि हम लोग अपने देश में ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो उनमें से बहुत कम कंट्री ऐसी हैं उन्होंने पैटर्न को फॉलो किया और उसको अचीव किया। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम लोग उस पैटर्न में नहीं पहुंचे, जो बोल दिया वो कर दिया। लॉन्ग टर्म नेट जीरो एमिशन जो है वो प्लेज जो लिया गया 50 कंट्रीज के बारे में अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मोर देन हाफ ग्लोबल एमिशन जो है वो आज की डेट में लार्ज
एम्बिग्यूटी में है। यानी कि एक तरीके से आज की डेट में अगर बात करें नेट जीरो एमिशन बोल दिया गया लगभग 50 कंट्री के द्वारा, पर लेकिन यहां पर अगर बात करें हाफ ऑफ ग्लोबल एमिशन इन्हीं से निकल कर आते हैं। तो यहां से भी अगर आप लोग चीजों को अगर लेकर चलते हैं तो आप लोग ढंग से चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एम्बिगुअस है, यानी कि एक तरीके से धुंधला है, इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म अगर नेट एमिशन जीरो है तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए। कोई बोल रहा है 2050 में करेगा, कोई बोल रहा है 2060 में करेगा, कोई बोल रहा है 2070 में करेगा। तो भाई साहब तब तक ना नैया कहते हैं तब तक लंका लग जानी है, तो वो वाला बात होना है, तब तक नैया डूब जानी है। तो इस तरीके से बोल रहे हैं अगर ये सारी प्लेज भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली ना 2.7 डिग्री पर जाकर रुकेंगे। अनकंडीशनल वालों की बात कर रहा हूं जिनकी कोई कंडीशन ही नहीं है और जिनके ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि आप लोग करना ही करना है, तो वो भी कर लिया आप लोगों ने, तो भी 2.6 डिग्री पर आप लोग जाकर पहुंचेंगे। तो जो टारगेट है ना 1.5 वाला और 2 वाला, वो कभी आप लोग का अचीव होने वाला है ही नहीं है। और अगर एडिशनली जो नेट जीरो वाला भी अगर आप लोगों ने अचीव कर लिया तभी 2.2 पर जाकर आप लोग रुकने वाले हैं। तो 1.5 तो आप लोग सपनों में भी रहने भूल जाइए। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल टाइम से ओनली 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हुआ है, तो उसे समझ सकते हैं कि सारे ग्लेशियर पिघल गए। आज की डेट में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घट गई, दुनिया भर की बीमारी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। सोचिए जब ये 1.5 पर या 2 पर या फिर ये 2.7 पर आएगा उस टाइम पर क्या होगा भाई साहब। त्राहिमाम मचने वाला है, किसी चीज को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अणुबम, परमाणु बम, कोरोना वायरस, सब चीजें खत्म, सब चीजें फेल। ठीक है, तो कहते राहुल गांधी वाला डायलॉग है टाटा बाय बाय खत्म, वो वाला काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इन मुद्दों के ऊपर बात की जाए, इन मुद्दों के ऊपर काम किया जाए यहां पर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग वहां पर भी उसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या बातें हैं, क्या क्या टारगेट है। तो हमारी कंट्री का टारगेट कितना है नेट एमिशन का पता है ना आप लोगों को। अभी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो अनाउंस किया है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूं किस किस को पता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहां पर बात करेंगे एमजी नरेगा के बारे में। तो महात्मा गांधी नेशनल इंप्लॉयमेंट रूरल गारंटी स्कीम, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्कीम जो हमारे देश में एक लोकल एरिया पर राइट टू वर्क आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है, तो वो ये स्कीम थी यहां पर। तो सोशल जस्टिस और इंप्लॉयमेंट के बारे में अगर कोई बात करे तो इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। ये ऐसी स्कीम है जो कई बार अभी रिसेंटली न्यूज में आ गई अलग अलग रीजन की वजह से। एक तो पैसा बहुत बड़ा रीजन है यार, यहाँ पर पैसा प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह कि अभी कास्ट वाइज यहाँ पर डिसाइड कर दिया था कि एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा या फिर इस तरीके से यहाँ पर, तो फाइनेंशियल ईयर में किसको पहले पैसा मिलेगा वो सारी बातें हो गई, तो और कंट्रोवर्सी का रीजन हो गया। ठीक है, तो कई सारी दिक्कतें यहाँ पर अभी रिसेंटली देखने को मिली और कोविड-19 के चलते फंड की काफी ज्यादा क्रंच यानी कि कमी नजर आई, तो वो भी एक मुद्दा था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे, 2005 में पास किया गया। यानी कि पहले इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे, पर लेकिन 2009 में क्या किया गया, इसके आगे हम लोगों ने महात्मा गांधी ऐड कर दिया। रीजन क्या था? रीजन ये कि अगर आप लोग संविधान के अंदर जाओगे पार्ट 4 के अंदर में, पार्ट 4 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके अंदर जब आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 40 आप लोगों को देखने को मिलेगा, संविधान का अनुच्छेद 40। वो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में, वो पंचायती राज सिस्टम हम लोग आर्टिकल 40 से निकाल कर लेकर आए। और ये सारा जो सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं एमजी नरेगा, ये बेसिकली गांव वाले एरिया में ही इंप्लीमेंट किया जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एमजी नरेगा के बारे में आप लोग बताना। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि ऑल कवर जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर एक्सेप्ट जहां पर 100% अर्बनाइजेशन है, यानी कि जहां पर रूरल एरिया ही नहीं है, गांव वाला एरिया ही नहीं है, ओनली वहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम, बाकी सब जगह इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये मिनिस्ट्री जो होगी बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने वाली वो कौन सी होगी? वो रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव के एरिया में डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। तो शहर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि शहर वाले एरिया में जहां पर शहरीकरण है वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है। एवरी एडल्ट जो है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, उसको यहां पर जॉब मिलेगी, यहां पर ये बेसिकली प्रोवाइड कराता है। तो राइट टू जॉब वाला फंडा किसी देश में स्टार्ट किया गया तो वो है नरेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 100 दिन तक का तो काम कम से कम देगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, इतना जुगाड़ यहां पर कर देता है। और सारे लोग जो रहेंगे वो अनस्किल्ड रहेंगे, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कोई स्किल्ड नहीं आती, ना कारपेंटर है ना कोई आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली इलेक्ट्रीशियन है, कोई धोबी है, कोई मोची है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अनस्किल्ड लेबर फोर्स जो रहती है, जो मैनुअल काम कर सकते हैं, पत्थर उठाना, ठीक है, खुदाई करना, वो सारी चीजें यहां पर यूज की जाती हैं। तो एडिशनल 50 डेज का भी अनस्किल्ड जो वेज इंप्लॉयमेंट यहां पर देखने को मिलता है, अगर बेसिकली कहीं नेचुरल क्लैमिटी वगैरह निकल कर आती है। ठीक है, माने कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और दिक्कत हो गई, तो 50 दिन एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए जाते हैं। इसी के साथ में एक सेक्शन है इसमें 3 का सब 4 सेक्शन एमजी नरेगा का, वो ये बोलता है कि अगर स्टेट चाहता है तो इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, पर उसके लिए स्टेट को खुद से फंड जुटाना पड़ेगा यहां पर। तो ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। तो डिमांड ड्रिवन यहां पर इंप्लॉयमेंट मिलता है। डिमांड ड्रिवन मतलब आप लोग जाओगे, बोलोगे कि मुझे जॉब चाहिए, आप अनस्किल्ड हैं तो आप लोगों को जॉब मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिलती है 15 दिन के अंदर अंदर, तो आप लोगों को बेरोजगार
बेरोजगारी भत्ता मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग को जाकर अपना नाम लिखाना है। वही बात है ना कि एक तरीके से अगर घर से ही नहीं निकले तो फिर कोई क्या कर लेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा कि एक तरीके से एक डायलॉग है शायद, क्या बोलते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो वो वाले यहाँ बिल्कुल बढ़िया इंप्लीमेंट होता है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एमजी नरेगा के बारे में, तो इसके चलते कई सारे इश्यूज अभी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि एक लो वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। जितना पैसा एक एग्रीकल्चर खेत में काम करने वाले मजदूर को मिल जाता है, यानी कि 264 के करीब एक मैन को, और वुमेन को 205 के करीब, यहाँ पर आप लोगों को उसमें काफी कम देखने को मिलेगा। नरेगा में यहाँ पर बहुत ही कम वेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके तहत जो वेज प्रोवाइड कराई जाती है वो मैक्सिमम जो मिडिल मैन है, बिचौलिया है, वो यहाँ पर बेसिकली खा जाता है, ठीक है। फंडिंग प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती। अभी कई सारे राज्य त्राहिमाम चिल्ला रहे थे कि सेंटर ने फंड ही नहीं भेजा है, तो ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। डिले इन पेमेंट, ये माना जाता है एक्ट में कि 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी, पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। महीना पूरे होने के बाद भी यहां पर कई 6-6 महीने तक भी लोग पड़े रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में यह बोल दिया गया कि क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है यहां पर जो कमिट किया गया स्टेट के द्वारा, यानी कि स्टेट ने जो कमिटमेंट किया है वो अपने कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनको सलमान खान से सीखना चाहिए कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। तो ये बेसिकली एक बार कमिटमेंट कर लिया कि वेज नहीं देनी है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बेगर, यानी कि एक नए भिखारी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ये लोगों को काम कराकर उनको जॉब नहीं दे रहे हैं, और लोग इनके पीछे घूम रहे हैं अपनी सैलरी मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। इनफेक्टिव रोल पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ढंग से रोल नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑटोनॉमी नहीं होती है, उनको प्रॉपर में फंडिंग नहीं मिल पाता है, उनके पास में ढंग से तरीके ही नहीं होते काम को करने के। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? अगर पंचायत के पास में खुद का पैसा हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो तो काफी सारे सोल्यूशन तो यहीं से निकल जाएंगे, पर वो भी नहीं हो पाता है। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से इनकम्प्लीट वर्कर, ठीक है। तो इनकम्प्लीट वर्क रहते हैं कई सारे, यानी कि कहीं काम स्टार्ट कर दिया, अब पड़ा हुआ है, फिर वहां पर काम नहीं हो रहा है लंबे समय तक का। तो ऐसे बहुत सारे काम स्टार्ट किए गए जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाते, जब इंस्पेक्शन में पता चलता है तो इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। और रही सही कसर यहां पर पूरी हो जाती है फेक कार्ड, यानी कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, बस उनके नाम के कार्ड चल रहे हैं और पैसा जो रहा है किसी और के अकाउंट में जा रहा है। तो ये भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में सब लोग जो है जुगाड़ ढूंढ लेते हैं और वो जुगाड़ की वजह से दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो उन्हीं में से ये दिक्कत एक आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है जिसके ऊपर सोचने समझने का मुद्दा, और जिसके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बेसिकली बात की जा रही है जिसको बोला गया यहाँ पर चिरबासा। तो चिरबासा ये लोकेशन अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में आ गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो रिवर भागीरथी कहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर में, जो कि लगभग 3500 मीटर आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है, एक एल्टीट्यूड हाइट पर। और यहाँ पर रूट जो है बेसिकली गोमुख एंड तपोवन, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो साइंटिस्ट के द्वारा अभी यहाँ पर ब्लैक कार्बन जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। और ग्लेशियर के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट, क्या क्या वेदर, जो बेसिकली उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो दो है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर, एक को बोला गया यहाँ पर बेसिकली याद रखिएगा, इसको बोला है चिरबासा, और दूसरा बोला गया यहाँ पर भोजबासा, ठीक है, जो कि लगभग कुछ किलोमीटर और आगे है यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इनके बारे में अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गोमुख ग्लेशियर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर भोजबासा हो गया और ये चिरबासा हो गया। यहां पर ये बेसिकली गंगोत्री जो धाम वाला रूट हो गया। तो इन पर्टिकुलर लोकेशन में ये तपोवन हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली कुछ बातें जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिए, अटेम्प्ट कीजिए, कल आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए लेक्चर जो होता है ना वो काफी डिटेल में डिस्कस करता हूं, इसकी वजह से काफी सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है। कोई क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर अच्छे से लेक्चर को देखकर चलेंगे आप लोग, ठीक है। बस यही रहता है कि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। पैटर्न में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो पैटर्न में थोड़ा सा आप लोग आने में सोचिए, थोड़ा सा उसको कैसे जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। फीडबैक देकर जरूर जाइए अगर आप लोग को लगता है लेक्चर से आप लोग को सीखने को मिला है, तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, 1 सेकंड लगती है आप लोगों को। और इसी के साथ में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को अगर मार्क्स भी देने पड़ जाए तो कितने मार्क्स आप लोग देंगे यहाँ पर इस लेक्चर को, ठीक है, 10 में से। बाकी पीडीएफ सारी मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जिसने डाउनलोड कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं की है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी इकट्ठी एक जगह आप लोग को मिल जाएगी। तो पहले हम लोगों ने एमिशन गैप रिपोर्ट और ये देखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये वाली जो रिपोर्ट बताई है ये भी याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में किसी भी तरीके से, ठीक है।
बाकी क्या क्या इनिशिएटिव है वो सारी चीजें समझी, इसके बारे में डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने इजराइल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की, काफी डिटेल में मैंने बताया कि इजराइल कहां कहां हमारे साथ खड़ा मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो कि पता होना चाहिए। हम लोगों ने नेक्स्ट यहां पर समझा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, और कौन कौन सी रिपोर्ट है और किस किस एरिया में क्या क्या चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ में एमजी नरेगा के बारे में हम लोगों ने बात की कि क्या क्या मुद्दा है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों इशू क्या चल रहे हैं, क्या जो प्रोवाइड नहीं कराई पाई जा रही है, वो सारे मुद्दे जाने। इसी के साथ में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से बात की, तो ये एक दवाई के बारे में समझा, और क्या क्या हमारी कंट्री में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत क्या क्या कवर किया जाता है, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी। महत्वपूर्ण लोकेशन में हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या क्या चीजें, इसके बारे में समझा, ये भी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में याद रख सकते हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए। एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये बताना है। JWG, ये बेसिकली इंडिया और इजराइल के बीच में देखने को मिला, ये क्या है, सिप्री की फुल फॉर्म बताइए, जिसके द्वारा यहां पर बताया गया इजराइल इंडिया, और यहां पे इजराइल यूएसए और रसिया हमारे सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर है। एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहां पर, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2020, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर बतानी है। अगर बात करें स्टेट के बारे में, तो आप लोगों को ये बताना है बेसिकली कि सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट कौन सा रहा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को किस और नाम से पुकारा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आता है, ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो क्विज थे वो बेसिकली 3 नवंबर से देने बंद किए थे, 3 नवंबर को लास्ट क्विज दिया था, तो वहीं से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे अब आप लोगों का आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका नाम है मैपिंग इंडिया क्लाइमेट वनरेबिलिटी, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में बात की थी, तो किसके नाम से यहां पर बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था, कौन कौन से स्टेट है यहां पर मोस्ट वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर सूखा, साइक्लोन, फ्लड, बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड इन साइंस, तो WMO के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो WMO कौन है, राइट टू प्राइवेसी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट बनाया गया, किस केस के बाद में और किस ईयर में बनाया गया, ये आप लोगों को बताना था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई पेगासस वायरस को लेकर, तो उस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्टर कौन है जिनके द्वारा यहां पर उड़े देश का आम नागरिक, ये रिलीज किया गया अभी इससे रिलेटेड यहां पर डेटा। ठीक है, तो यहां पर एक नई स्कीम कृषि लगाकर इसको रिलीज किया गया। ठीक है, उड़ान जो डे है वो 21 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी रिसेंटली एक और हम लोगों ने 6 रूट कनेक्ट किए किस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ये आप लोग को बताना है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को कनेक्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, आगे बात करें यहां पर काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा प्रस्तुत किया गया मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वनरेबिलिटी, यानी कि कहां किस किस बेसिकली जिले के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आजकल में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बात की गई। 2008 में यहां पर जन औषधि जो कंपेन है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे बुरी कंडीशन है आज के डेट में। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात की, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। ठीक है, कि यहां पर ये यूनाइटेड इन साइंस किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। केएस पुत्तास्वामी केस है, याद रखिएगा, 2017 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21 के तहत, जिसको राइट टू लाइफ बोलते हैं आप लोग। ठीक है, इसी के साथ में जस्टिस, ये है रविंद्रन कमेटी, तो ये बनाई गई यहां पर पेगासस वायरस को एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के बारे में बात करें तो उसके द्वारा रिलीज किया गया उड़े देश का आम नागरिक कृषि वाला मुद्दा। ठीक है, ये यहां पर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात की गई। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में कई बार आप लोग से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बताएगा, माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग को लगता है कि इस लेक्चर की पीडीएफ होनी चाहिए, तो यार ये है टेलीग्राम, जहां पर 1,44,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, तो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इकट्ठे मिल जाती है। और केस स्टडी भी मैंने पोस्ट की थी, कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिया गया, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में केस स्टडी पोस्ट कर देता हूं, ताकि आप लोग पढ़ने में आप लोग को आसानी रहे। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहां पर पीडीएफ मिल जाती है, और केस स्टडी वगैरह आंसर राइटिंग के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर भी आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग की सहूलियत के हिसाब से यहां पर चीजें स्टार्ट की गई हैं। तो ये था आज का टोटल लेक्चर। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, और अगर ना तो क्या दिक्कत रही उसको इंप्रूव किया जाएगा, जरूर बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।